तो चलो शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक। देखो फर्स्ट जो सिलेबस लिखा है हमारा टीजीटी साइंस का, उसमें सदिश और अदिश उस चैप्टर में ही दिया है, बट एक्चुअल में सदिश और अदिश खुद में ही एक एक पूरा का पूरा टॉपिक है जिसको अलग से डिस्कस करना ही ठीक रहेगा। इसलिए हम लोग इस वीडियो में सदिश और अदिश के बारे में कुछ बेसिक प्रॉपर्टी और उनके कुछ क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक आज का है सदिश और अदिश। देखिए फिजिक्स में हम लोग इतनी बात तो जानते हैं कि वो सारी भौतिक राशियां जिनमें दिशा होती है और परिमाण होता है वो सारी की सारी सदिश कहलाती हैं, और जिनमें सिर्फ परिमाण होता है वो सारी अदिश कहलाती हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो अदिश में आप मास को रख लेते हैं, क्योंकि अगर आपने कहा 5 किलोग्राम आलू तो इसका मतलब आलू के लिए हमको मास के लिए हमको डायरेक्शन को डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो इसके लिए भी डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसी सारी क्वांटिटीज जिनके लिए सिर्फ क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमको एक यूनिट चाहिए होती है, मतलब डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ परिमाण से काम चल जाता है, वो सारी अदिश राशियां। और ऐसी राशियां जिनमें डायरेक्शन की भी जरूरत होती है वो सारी की सारी सदिश राशियां कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए वेग की अगर हम बात करेंगे तो वेग या फिर वेलोसिटी एक सदिश राशि है। वहीं पर अगर मैं बात करूंगा त्वरण की तो त्वरण भी एक सदिश राशि है। इसके साथ हमारे पास बल, संवेग, ये सारी की सारी सदिश राशियां हैं, क्योंकि इनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर हमको एक राशि के बारे में स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, वो है विद्युत धारा। क्योंकि विद्युत धारा एक ऐसी राशि है जिसमें दिशा तो होती है पर ये एक अदिश राशि है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर विद्युत धारा एक तार में प्रवाहित हो रही है तो हम हमेशा ही विद्युत धारा को प्लस से माइनस की तरफ जाती है, इसकी डायरेक्शन है, बट एक्चुअल में एक अदिश राशि है। अब अदिश और सदिश राशि में एक जो मेजर डिफरेंस है, जिस प्रॉपर्टी के बेस पे हम दोनों को डिसाइड कर सकते हैं कि ये सदिश होगा या फिर अदिश होगा, वो है उनकी डायरेक्शन। मतलब कि अगर डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए और रिजल्टेंट क्वांटिटी भी बदल जाती है, इसका मतलब वो एक सदिश राशि है, बट डायरेक्शन को चेंज करने पर रिजल्टेंट क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो एक अदिश राशि है। एग्जाम्पल लेते हैं हम फोर्स का। तो फोर्स मान लेते हैं एक बीच में एक कोई पॉइंट है और रस्सा कस्सी का खेल चल रहा है, मतलब कि कुछ लोग इसको इस तरफ खींच रहे हैं, कुछ लोग इसको इस तरफ खींच रहे हैं। अगर दोनों ही कंडीशन में मान लेते हैं इधर F1 फोर्स लग रहा है, इधर F2 फोर्स लग रहा है, अगर ये दोनों फोर्स बराबर है, इसका मतलब पॉइंट जहां पर है वहां पर ही रहेगा, ये रस्सी का मिड पॉइंट हमेशा यहाँ पर ही रहेगा। बट इन दोनों में से कोई भी अगर जो बड़ा होगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें कि F1 बड़ा है F2 से, इसका मतलब ये फोर्स ज्यादा होगा और ये रस्सी इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ये तो लॉजिकल बात है। अब यहाँ पर अगर मैं इस वाले फोर्स को, जो F2 हम इस तरफ लगा रहे थे, एक दूसरे एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एक कोई बॉक्स है, इस बॉक्स को मैं इस तरफ खींचूं, सिर्फ इधर फोर्स लगाएं तो ये बॉक्स इस तरफ मूव करेगा। अगर इस फोर्स को इधर लगा दूं तो फिर क्या हुआ, हमने सिर्फ डायरेक्शन चेंज करी, और डायरेक्शन को चेंज करने की वजह से इसकी गति भी बदल गई, मतलब डायरेक्शन ये दूसरी तरफ जाने लगा। जितना फोर्स हम इधर लगा रहे हैं उतना ही फोर्स अगर हम इधर लगा दें, मतलब कि ये बीच में रहेगा, कोई फोर्स इस पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, ये जहां पर रुका है वहीं पर रुक जाएगा। बट मैं अगर इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दूं तो अब क्या होगा, इसका रिजल्टेंट इस तरफ जाएगा, मतलब कि हमने डायरेक्शन को चेंज किया और रिजल्टेंट बदल गया। तो ये हुई एक सदिश राशि। वहीं अदिश राशि को ऐसे समझ लेते हैं, क्योंकि हमने विद्युत धारा को देखा था। तो विद्युत धारा के बारे में आप सब जानते हैं कि अगर यहाँ पर 3 एम्पियर की धारा जा रही है, यहाँ पर 4 एम्पियर की धारा जा रही है, 3 एम्पियर और ये 4 एम्पियर, 22 एक ही बात है। तो यहाँ से जो नेट धारा जाएगी वो कितनी जाएगी, वो यहाँ पर जाएगी 7 एम्पियर की, राइट। ये बात हम जानते हैं। अब मैं अगर इस वायर की डायरेक्शन को बदल भी दूं, मतलब इस वायर को मैं उठा के इस तरफ से जोड़ दूं, तो भी क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, रिजल्टेंट क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 7 एम्पियर अभी भी रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट सदिश और अदिश का। अब आगे बात करते हैं कि एक्चुअल में सदिश और अदिश के लिए हमें क्या क्या प्रॉपर्टी और पता होनी चाहिए। तो सदिश और अदिश के लिए हमको एक चीज और पता होनी चाहिए। ये बात हम जानते हैं कि इधर एक्स एक्स होता है, नॉर्मली वाई एक्सिस को ऊपर डिफाइन करते हैं, जेड एक्स को इधर डिफाइन करते हैं। ये हमको शिफ्ट करके अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, बट हमेशा ही ये वेक्टर के क्रॉस रूल को फॉलो करना चाहिए। वो हम आगे डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। बट इधर एक्स डायरेक्शन, इधर वाई है, इधर जेड है। हमें कोई पॉइंट अगर दिया गया है x1 या फिर y1, z1, और इस पॉइंट को अगर हम मूल बिंदु से मिला दें तो हमको एक स्थिति सदिश मिलता है, जिसको हम r से डिनोट करते हैं। और ये r एक्चुअली ऐसे लिख सकते हैं, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। यहाँ पर i कैप, j कैप और k कैप, इनको बोलते हैं एकांक सदिश x y z डायरेक्शन में।
और इसके साथ ही अगर r की जगह कुछ और दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल के लिए वेलोसिटी के भी सेम कोऑर्डिनेट्स को हो सकते हैं, तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, मतलब वेलोसिटी को भी हम इस टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। सेम एक्सीलरेशन को, फोर्स को, कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज हो, इसको हम x y z i j k कैप के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो वेक्टर्स के एडिशन की, अगर हमको दो वेक्टर दिए जाएं, फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई एक वेक्टर हमको a दिया गया है और हमसे बोला गया कि a कुछ a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। दूसरा वेक्टर अगर b कुछ इस तरह से दिया है कि b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, और हमसे बोला गया है कि इन दोनों वेक्टर्स को हमको जोड़ना है। क्या करना है? सिंपल एडिशन करना है। तो वेक्टर एडिशन को कोऑर्डिनेट्स के टर्म में कैसे करते हैं? a प्लस b। इसके लिए हमको क्या करना है? सिंपली a वाले को b से जोड़ देंगे, मतलब i वाले को i के साथ, j वाले को j के साथ, k वाले को k के साथ। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? a1 प्लस b1 i कैप प्लस a2 प्लस b2 j कैप प्लस a3 प्लस b3 k कैप। सिमिलरली अगर हमसे बोला जाए कि a माइनस b बता दो, तो हमको क्या करना है? जो भी प्लस लगा है वहां पर माइनस लगा देंगे, रेस्ट सेम रहेगा। मैं बता देता हूँ, a1 माइनस b1 i कैप प्लस a2 माइनस b2 j कैप प्लस a3 माइनस b3 k कैप। इस तरह से हम दो वेक्टर्स को अगर कोऑर्डिनेट्स के टर्म में दिया जाए तो हम उनको इस तरह से जोड़ सकते हैं। बट अगर हमको कोऑर्डिनेट्स के टर्म में ना दिया जाए, हमसे कहा जाए कि परिमाण के टर्म में दो वेक्टर दिए, उनके बीच का एंगल दिया है, तो हम कैसे जोड़ सकते हैं? उससे पहले हमको क्या पता होना चाहिए? वेक्टर्स का परिमाण, सदिशों का परिमाण कैसे निकालते हैं। तो अगर कोई सदिश हमको a दिया गया है, इसके परिमाण को डिनोट करने के लिए मॉड के अंदर वेक्टर को लिख देते हैं, और ऐसे करके ये क्या बता रहा है? a का परिमाण। a के परिमाण को निकालने के लिए क्या करेंगे? अंडर रूट के अंदर इसके जो भी कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं इनका स्क्वायर करके जोड़ देना है, मतलब कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। सिमिलरली अगर हमसे पूछा जाए कि b का परिमाण क्या होगा, तो हमको क्या करना है? हमको b के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं इनके स्क्वायर करके जोड़ देना है, मतलब कि b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। राइट, ये a और b के परिमाण निकाल लिए गए। अब अगर हमें वेक्टर्स के परिमाण दिए जाएं और उनके बीच का एंगल दिया जाए, फिर हमसे कहा जाए कि दोनों सदिशों को जोड़ दो, तो उसके लिए हम जोड़ने के लिए हमारे पास वैसे तो दो नियम है, एक त्रिभुज का नियम, एक समांतर चतुर्भुज का नियम। दोनों एक ही चीज है, बट हम त्रिभुज वाले नियम को फॉलो कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक वेक्टर कुछ इस तरह से दिया गया और एक वेक्टर कुछ इस तरह से दिया गया, इसको a बोल लेते हैं, इसको b बोल लेते हैं। हम जोड़ना घटाना सब कुछ डिस्कस कर लेंगे, और बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार चीज है। जब भी दो सदिशों को जोड़ना हो, अगर हमसे कहा गया कि a प्लस b बता दो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे? a प्लस बी के लिए पहले जो वेक्टर दिया गया उसको पहले बनाएंगे। तो a कैसा दिया गया? ये रहा। इनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, इनके परिमाण चेंज नहीं होंगे। परिमाण का मतलब जितना बड़ा वेक्टर है उतना ही बड़ा रहेगा, छोटा नहीं हो सकता, नहीं बढ़ सकता है। अब उसके बाद क्या करना है? प्लस b, जहां पर ये खत्म हो रहा है वहीं से हमको b को स्टार्ट करना है, तो जहां से ये खत्म हो रहा है b को वहीं से स्टार्ट करेंगे। और जहां पर पहला शुरू हुआ था, मतलब कि जहां से a शुरू हुआ था और जहां पर b खत्म हुआ है, वही क्या होगा? वही वेक्टर होता है हमारा a प्लस बी। दैट्स ऑल। a प्लस बी इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर हमसे बोला जाता है कि a माइनस बी बता दो, तो उससे पहले हमको एक चीज और पता होनी चाहिए कि अगर वेक्टर ये वाला वेक्टर a है, तो वेक्टर माइनस a कैसा होगा? जस्ट इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि इसको हम बोलेंगे माइनस a। तो अब जरा इस कंडीशन में देख लेते हैं कि वेक्टर a, तो सबसे पहले हमको क्या ड्रॉ करना है? वेक्टर a को ड्रॉ करना है। अब उसके बाद क्या करना है? मैं इसको लिख सकता हूं वेक्टर a प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस वेक्टर b। माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो सेम माइनस मिल जाएगा। अगर b इस डायरेक्शन में, तो माइनस b किधर होगा? इस डायरेक्शन में। इसका मतलब अगर हमें a में माइनस b को जोड़ना है, तो जहां पर a खत्म हुआ था वहीं से b को शुरू करेंगे और इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। अब इस बार क्या हुआ? जहां से पहला शुरू हुआ था और जहां पर दूसरा खत्म हुआ है, वही क्या होगा? a माइनस बी। दैट्स ऑल। अगर हमसे बोला जाता कि a या b माइनस से बता दो, तो हम क्या करते? b को आगे रखते और a को पलट देते। मैं करके बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमसे अगर ये बोला जाता कि वेक्टर b माइनस वेक्टर a बता दो,
तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम सबसे पहले बी को ड्रॉ करते हैं जो कि हमारा बी ए वाला वेक्टर है, तो हम बी को इस तरह से ड्रॉ करते हैं। उसके बाद क्या करना है, इसको मैं लिख सकता हूँ बी प्लस माइनस ए, उसके बाद हमें माइनस ए को ड्रॉ करना है। अब अगर ए इस तरफ है तो माइनस ए किधर होगा, इस तरफ होगा, तो इसका मतलब इसको हमें यहाँ से शुरू करना है और माइनस ए को इस तरह से ड्रॉ कर देना है। फिर जहाँ से पहला शुरू हुआ था और जहाँ पे पहला खत्म हुआ था वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा हो जाएगा बी माइनस ए, दैट्स ऑल। इस तरह से हम वेक्टर्स को जोड़ सकते हैं ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन में। बट अगर हमसे कहा जाए कि फॉर्मूला दिया है, इनके परिमाण दिए हैं, इनके बीच का एंगल दिया है, तो जरा बता दो, वेक्टर्स को जोड़ के बता दो, तो कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमको याद रखना है कि अगर हमसे दो वेक्टर दिए जाएं, उनके परिमाण है ए और बी और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो दो वेक्टर्स को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा आर, उसका जो परिमाण होगा वो होगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, दैट्स ऑल। इस फॉर्मूले का यूज हम लोगों को करना है। इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमसे कहा गया कि कोई दो वेक्टर हैं, ए बराबर है हमारा 2, यूनिट कुछ होगी जो हमको नहीं पता क्योंकि हमें पता नहीं करनी, बी बराबर दिया गया हमको 5 और हमसे कहा गया कि इनके बीच का थीटा है 60 डिग्री और हमसे कहा गया कि ये बता दो इन दोनों को रिजल्टेंट कितना रहा होगा। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर ए का स्क्वायर करेंगे दैट इज 4, बी का स्क्वायर करेंगे जो कि 25 है, प्लस 2 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा मतलब कॉस एक्स की, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 प्लस 25 प्लस 10 और इसको हम लिख सकते हैं 39, इसको हम लिख सकते हैं 39, दैट्स ऑल। तो ये रिजल्टेंट हमारा कितना आ गया, 39 आ गया। अब यहाँ पर हमको एक चीज और याद रखनी है जो कि बहुत फेमस सवाल है, बहुत फेमस सवाल है। एक एग्जांपल हमसे हमेशा काफी बार पूछा जा चुका है कि अगर दो सदिशों का परिमाण वही है, मतलब कि दो सदिशों को जोड़ने के बाद हमको वही सदिश मिल रहा है जो कि ओरिजिनल है, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा। मतलब इसका मतलब है कोई हमको दो वेक्टर दिए गए हैं, दोनों के परिमाण को हम कुछ मान लेते हैं, एक्स एक्स मान लेते हैं एक वेक्टर इसका परिमाण एक्स है, दूसरे का भी एक्स है और हम इन दोनों को जोड़ा है तो भी एक्स ही मिल रहा है। तो हमसे ये कह रहा है कि ये बता दो इनके बीच का एंगल क्या रहा होगा। तो बहुत इजी है, हमें फॉर्मूला पता है, जो हमें फॉर्मूला पता है वो है आर इज इक्वल टू, मतलब रिजल्टेंट जो होगा वो अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, राइट। हमें क्या निकालना है, सिर्फ थीटा निकालना है और दिया क्या क्या, रिजल्टेंट कितना है हमारा एक्स है और वो किसके बराबर है, अंडर रूट के अंदर ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब कि एक्स का स्क्वायर प्लस 2, ये भी ए एक्स है ये भी एक्स है तो ये फिर से एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा इनटू कॉस ऑफ थीटा और हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू ही निकालनी है। तो जरा इस तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर का कॉस ऑफ थीटा। जरा देखते हैं क्या हो सकता है, ये एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ से मैं अगर 2x स्क्वायर को कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचने वाला है, अंदर बचने वाला है हमारे पास 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। अब अगर मैं इस एक्स स्क्वायर से इसको काट दूं तो यहाँ पर हमारे पास बच रहा है 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। 1 को अगर इधर लेके आए तो हमारे पास कॉस थीटा बराबर निकल के आ रहा है -1/2 और थीटा कॉस में -1/2 होती है 120 डिग्री की वैल्यू। मतलब कि यहाँ से क्या प्रूफ हुआ कि कॉस ऑफ थीटा एक्चुअल में बराबर है कॉस ऑफ 120 के। इसका मतलब थीटा कितना हुआ, थीटा हुआ 120 डिग्री। बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको याद भी कर सकते हैं कि जब दो सदिशों के बीच अगर दो समान सदिश हैं, समान सदिश का मतलब ऐसे सदिश इनके परिमाण बराबर है और दिशा भी बराबर है, ऐसे सदिश इनके परिमाण बराबर है, उनके बीच का एंगल क्या होगा ताकि उनका परिमाण भी वही रहे। तो इसका आंसर क्या होगा 120 डिग्री, जो कि हमने अभी सॉल्व किया है। नेक्स्ट दो कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं जो कि हमारे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। देखो जब हमारे पास कोई सदिश कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल के लिए वही हम अपने पुराने एग्जांपल ले लेते हैं, वेक्टर ए दिया है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप और हमको वेक्टर b कुछ इस तरह से दिया है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप और हमको यहाँ पर क्या निकालना है, हमको यहाँ पर निकालना है a डॉट b।
जब हम दो वेक्टर्स के बीच में डॉट लगा देते हैं तो इसके बोलते हैं सदिशों का अदिश गुणनफल। क्या? सदिशों का अदिश गुणनफल या फिर डॉट प्रोडक्ट। बहुत इजी चीज है। हमको इसमें करना क्या होता है, हमको आई वाले को आई के साथ गुणा करना है, जे वाले को जे के साथ और के वाले को के साथ, और सिंपल सा जोड़ देना है। मतलब कि इस केस में क्या हो जाएगा, a1 इंटू या डॉट लगाएंगे एक ही बात है, नंबर होगा मतलब कि मैथमेटिक्स वैल्यू होगी, न्यूमेरिक वैल्यू होगी, उनको गुणा करना होगा, प्लस a2 डॉट b2 प्लस a3 डॉट b3। सिंपल हमको इनको जोड़ देना है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमसे कहा गया कि वेक्टर x बराबर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और कोई दूसरा वेक्टर है जो कि y, जो कि हमको दिया गया है i कैप प्लस 5j कैप माइनस या फिर प्लस 2k कैप, और हमसे यहाँ पर बोला गया कि x डॉट y बता दो, मतलब वेक्टर x डॉट वेक्टर y को बता दो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके i कोऑर्डिनेट्स, j कोऑर्डिनेट्स और k कोऑर्डिनेट्स का गुणा करके इनको जोड़ना है। तो i वालों को i के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है, 2 इंटू 1 प्लस में क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस में क्या हो जाएगा -4 इंटू 2, याद रखेंगे -4 इंटू 2 क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है। तो ये हमारे पास कितना हो गया 2 प्लस 15 माइनस का 8, तो इनको जोड़ेंगे तो 15 और 2 17, 17 में से 8 जाएंगे तो 17 में से 8 जाएंगे तो प्लस के 9। ये हमारे पास इसका आंसर निकल के आ गया। इस तरह से हम यहाँ दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। अब अगर हमें सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको जरा ध्यान से देख लेंगे। हमसे बोला जाए कि a क्रॉस b बता दो। अब जरा हमको इसको सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स बनाना पड़ता है। मैट्रिक्स का मतलब i कैप, j कैप, k कैप, इसको इस तरह से लिखना है, और यहाँ पर i के नीचे i वाला, j के नीचे j वाला और k के नीचे k वाला, मतलब कि यहाँ पर पहले जो सदिश पहले लिखा है उसको पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा a1 a2 a3, बाद में लिखा है उसको बाद में लिखेंगे b1 b2 b3, राइट। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे करते हैं मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले इसको लिखेंगे i कैप, तो ये हो जाएगा i कैप इंटू, अब जो लिखा है हमने उसकी रो को बंद करेंगे, उसके कॉलम को बंद करेंगे, तो क्या बच रहा है, ये बच रहे हैं ना, तो सबसे पहले ये वाला डायगोनल, तो ये हो जाएगा a2 इंटू b3, और माइनस लगा के क्या करेंगे इस वाले का मल्टीप्लिकेशन, तो हो जाएगा b2 इंटू a3। उसके बाद एक बार प्लस लगाना है एक बार माइनस लगाना है, मतलब ये हो गया। अब इसके बाद हमको लिखना है j कैप, तो हम इसको j कैप इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे इसको बंद करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे तो a1 b3 माइनस इसका इधर करेंगे तो b1 a3। एक बार प्लस लगाए एक बार माइनस लगाए, अगली बार फिर से प्लस लगाएंगे और इस बार क्या लिखेंगे k कैप लिखने के बाद हम क्या करेंगे, k वाले को बंद करेंगे, इसके ये वाले को बंद करेंगे, क्या बच रहा है ये वाला और ये वाला, तो ये हो जाएगा a1 b2 माइनस b1 a2, दैट्स ऑल। यहाँ पर हमको न्यूमेरिक वैल्यू दी गई होंगी, हम इनको इस तरह से पुट करेंगे और ये क्रॉस प्रोडक्ट को इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो एक बेसिक ओवरव्यू जो कि जरूरी था इस टॉपिक के लिए, इस चैप्टर के लिए, सदिश और अदिश, हमने इसको डिटेल में समझा। नेक्स्ट जो कुछ भी हमारा सिलेबस है उसके लिए हम अगली मैकेनिक्स की तरफ बढ़ेंगे और अपने पूरे टीजीटी के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।